नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। देश के ज्यादातर राज्यों में दक्षिण पश्चिमी मानसून तय समय से लेट हो चुका है। इस बीच गर्मी से तपते दिल्ली के लोगों को कल राहत मिल सकती है। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुब्बगा इलाके में यूपीएटीएस का सर्च ऑपरेशन करीब 7 घंटे से चल रहा है। दिल्ली में रविवार को अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी की गई है। एक और सहूलियत देते हुए 50% क्षमता के साथ किसी भी तरह के ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की छूट दी गई है। भाजपा शासित असम में भी अब लव जिहाद जैसा कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह कानून ऐसे लोगों पर नजर रखेगा जो अपना धर्म छिपाकर लड़कियों से शादी करते हैं। जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल में बने वॉच टावर पर बिजली गिर गई। तो चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। देश के ज्यादातर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून तय समय से लेट हो गया है। इस बीच गर्मी से तपते दिल्ली के लोगों को कल राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली, हिमाचल और गोवा में सोमवार को जमकर बादल बरसेंगे। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने बताया कि मानसून को तरस रहे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, तटीय और दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। सामान्य तौर पर यहां मानसून 27 जून को पहुंचता है। ऐसा 19 साल बाद हो रहा है जब दिल्ली में मानसून इतनी देरी से पहुंच रहा है। इससे पहले 2002 में मानसून 19 जुलाई को दिल्ली पहुंचा था। पहले आईएमडी ने मई और जून के बीच दिल्ली में मानसून पहुंचने की उम्मीद जताई थी। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में 7 साल में दूसरी बार है जब मानसून 10 जुलाई के बाद एंट्री करेगा। 2014 में मानसून 13 जुलाई को आया था। राजस्थान में मानसून के आने की तारीख 30 जून है। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुब्बगा इलाके में यूपीएटीएस का सर्च ऑपरेशन करीब 7 घंटे तक चल रहा था। इस बीच उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस ने अलकायदा से जुड़े अंसार गजवातुल हिंद के 2 आतंकियों मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर को अरेस्ट किया है। आतंकी 15 अगस्त के आसपास फिदायीन हमला करना चाहते थे। लखनऊ समेत यूपी के 6 जिले इनके निशाने पर थे। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस को खबर मिली थी कि अलकायदा ने उमर हलमंडी को भारत में आतंकी फैलाने के चलाने के निर्देश दिए थे। हलमंडी पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से आतंकी गतिविधियां संचालन करता है। वह भारत में AQIS संगठन में सदस्यों की भर्ती करने और उन्हें रेडिकलाइज करने का काम कर रहा है। हलमंडी ने लखनऊ में अलकायदा का मॉड्यूल भी खड़ा कर लिया था। इसके जरिए देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी की थी। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुब्बगा इलाके में यूपीएटीएस करीब 7 घंटे से सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसमें एटीएस कमांडो भी शामिल है। यहाँ एटीएस को एक गैरेज में अलकायदा के आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। दिल्ली में रविवार को अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एक और सहूलियत देते हुए 50% क्षमता के साथ किसी भी तरह के ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की छूट है। नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज में ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सहित पुलिस और आर्मी की ट्रेनिंग देने वाले सेंटर्स को अनुमति लेने की जरूरत अब नहीं होगी। इसके अलावा अकेडमी प्रोग्राम के तहत होने वाली गैदरिंग की अनुमति भी दी गई है। इसमें स्कूल, कॉलेज से जुड़ी मीटिंग भी शामिल है।
पिछले रविवार को दिल्ली सरकार ने बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्कूल कॉलेज खोले जाने पर पाबंदी अभी भी जारी है। इसके साथ ही सामाजिक राजनीतिक जमावड़ों पर भी रोक है। दिल्ली में 27 जून को अनलॉक 5 का ऐलान किया गया था। तब जिम और योगा सेंटर 50% क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई थी। 21 जून को अनलॉक 4 का ऐलान किया गया था। तब पार्क और बार को 50% क्षमता के साथ खोला गया था। डीडीएमए ने कहा था कि दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ बियर बार खुल सकेंगे। वहीं सिनेमाघर, जिम, स्पा आदि खोलने पर अभी भी रोक रहेगी। इससे पहले राज्य सरकार ने 14 जून से कुछ चीजें छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को शुरू करने की छूट दी थी। भाजपा शासित असम में भी अब लव जिहाद जैसा कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह कानून ऐसे लोगों पर नजर रखेगा जो अपना धर्म छिपाकर लड़कियों से शादी करते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि लव जिहाद कानून नहीं कहलाएगा और ये हिंदू और मुसलमान दोनों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, इस कानून के आने के बाद हिंदू पुरुष भी अपनी जानकारी छुपाकर किसी हिंदू महिला से शादी नहीं कर सकेगा। हम इस कानून के लिए लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि हिंदू भी छल से शादी नहीं कर सकता। जब मुस्लिम धोखे से हिंदू महिला से शादी करता है तो वही लव जिहाद नहीं है। मेरे लिए तो वो भी जिहाद है जब कोई हिंदू ऐसा करता है। ये कानून धोखा करके शादी करने वालों को रोकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हमने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। उन्होंने कहा कि हमने पहले हम गौ रक्षा कानून लाएंगे, उसके बाद 2 बच्चे का कानून लाएंगे, फिर हम ये कानून लाएंगे। शादी के संबंध में कानून लाने के साथ साथ असम सरकार स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग भी बनाएगी। इसका फोकस एकागो पर होगा जहां मुस्लिम अप्रवासियों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस विभाग के जरिए सभी संस्थाओं को और आस्थाओं मानने वालों को फायदा होगा। जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल में बने वॉच टावर पर बिजली गिर गई। यहां घूम रहे 35 से ज्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने सोमवार सुबह 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हालांकि इसके पहले पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने सूत्रों को बताया था कि आमेर किले और उसके आसपास के इलाके में बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना में कई लोग पहाड़ी से नीचे झाड़ियों में गिर गए। घायलों में अभी कई के हालात गंभीर बने हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मामले की खबर लगातार ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई है। राज्य में कई जगह बिजली गिरने की घटनाएं हुई थी, इनमें से 20 लोगों की जान गई है। मौसम में आए बदलाव के बाद बड़ी संख्या में लोग आमेर की पहाड़ियों पर घूमने पहुंचे थे। यहाँ फोटोग्राफी और सेल्फी का सिलसिला चल रहा था कि अचानक बिजली गिर गई। इसमें से यहाँ खड़े लोग झुलस गए। इनमें कई की हालात गंभीर बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने 35 से ज्यादा लोगों को नीचे उतार लिया है, लेकिन कुछ अभी भी पहाड़ी में अटके हैं। ये लोग वो हैं जो टावर से नीचे पहाड़ी में गिर गए थे। वे अभी झाड़ियों में फंसे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे में मरने वालों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की मदद का घोषणा की है। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात,
गुजरा हुआ जमाना फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। मोदी कैबिनेट से हटाए गए रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाए जाने की अटकलें हैं। स्थानीय मीडिया ने जानकारी दी है कि रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाने का फैसला हो चुका है और इसका औपचारिक ऐलान पर होना बाकी है। हालांकि अब तक संगठन या सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा जा गया है। वहीं प्रसाद की तरफ से भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। तमिलनाडु में फिलहाल बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है। मोदी कैबिनेट से हटाए गए बड़े चेहरों रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को संगठन में कोई बड़ा पद दिए जाने की चर्चा पहले ही जोरों पर है। ऐसे में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी महासचिव के साथ बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद की तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति की बात कही जा रही है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को संगठन में राष्ट्रीय महासचिव या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्र कैबिनेट में हुए फेरबदल में पार्टी के राष्ट्र महासचिव भूपेंद्र यादव को शामिल किया गया है। ऐसे में उनकी जगह पर किसी मजबूत और अनुभवी नेता को जगह दी जा सकती है। प्रसाद और जावड़ेकर पहले भी पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार देर शाम दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने केंद्र सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा संचालित 3 पेंशन योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी की रिवाइज करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करेंगे। मंत्रालय सूत्रों ने बताया केंद्र सरकार के अनंतर्ग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 3 पेंशन योजनाएं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था विधवा और निःशक्त पेंशन योजना में 2001 की जनगणना के आधार पर एमपी के 22 लाख हितग्राहियों की संख्या का स्टेट कैप निर्धारित किया गया है। सूत्रों ने बताया इन आयोजनों का संचालन करने में मध्य प्रदेश सरकार पर 66.78 करोड़ प्रति माह राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा है। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के लिए केंद्र अनुदान प्रस्तावों की स्वीकृतियां देने और राज्य की हिस्सेदारी को रिवाइज करने का अनुरोध डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से किया है। बता दें वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के 25 जिलों के लिए 8.44 करोड़, 26 संस्थानों के दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के लिए 7.59 करोड़, 10 जिलों के एडीपी योजना के लिए 3.39 करोड़ व 12 संस्थानों के लिए एजीपी योजना के लिए 1.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं। 12 मार्च 2012 ये वो तारीख है जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के एसीपी आईपीएस राहुल शर्मा का शव ऑफिसर मेस में मिला था। इस केस में पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया था। उसमें उन्होंने अपने बॉस द्वारा परेशान किए जाने की बात लिखी थी। आईपीएस राहुल शर्मा सुसाइड केस में एक बार फिर सस्पेंड एडीजी जीपी सिंह पर उंगलियां उठाने लगे हैं। जीपी सिंह तब बिलासपुर के आईजी थे। इस सिलसिले में रविवार को महासमुंद से रायपुर आए राहुल शर्मा केस में सीबीआई के पूर्व मजिस्ट्रेट ने सुसाइड मामले की जांच पर सवाल उठाए थे। सूत्रों से बातचीत में प्रभाकर ग्वाल ने कहा कि इस केस में जीपी सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जीपी सिंह के साथ कुछ और अफसर भी इस केस में शामिल थे, उन्हें भी बचाया जा रहा था क्योंकि राहुल शर्मा की मौत अकेले जीपी सिंह के बस की बात नहीं। ग्वाल साल 2012 के जुलाई से सितंबर महीने तक ही इस केस की जांच का हिस्सा रहे, फिर उन्हें हटा दिया गया था। अब कुछ सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ग्वाल इस केस में जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस वक्त जीपी सिंह पर भ्रष्टाचार और राजद्रोह का केस दर्ज है।
छत्तीसगढ़ में ढाई साल से मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर चर्चा थम नहीं रही है। हिमाचल और दिल्ली प्रवास से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी शनिवार को इस मुद्दे से जुड़े सवाल से सामना हुआ। बघेल ने कहा, बार बार पूछे जा रहे सवाल का एक ही जवाब है, जिम्मेदारी हाईकमान ने दी है, जब कहेगा हट जाएगी। एआईसीसी के निर्देश पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए कल शिमला पहुंचे थे। आज दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया से अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार के नए कार्यक्रमों, नीतियों और सफलताओं की जानकारी दी। उसके अलावा प्रदेश की मौजूद राजनीतिक स्थिति और संगठन की गतिविधियों पर भी बात हुई है। रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अंदर जो जिम्मेदारी दी जा रही है वह उसका निर्वहन कर रहा है। बार बार मीडिया के द्वारा यह सवाल बार बार उठाया जाता है तो बार बार वही जवाब आएगा कि हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है और जब कहेंगे तब हट जाएंगे। अब दो धन दो तो चार ही होगा, चाहे एक बार पूछो या 100 बार, लाख करोड़ अरब खरबों बार पूछो तो भी 2 धन 2 बराबर 4 ही होगा। वह घिस के 4.25 अथवा बढ़ के 4.25 नहीं हो जाएगा। देश में कोरोना के रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या रविवार को 3 करोड़ के पार हो गई। सबसे ज्यादा रिकवरी के मामले भारत अब दुनिया में पहली बार नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका है। वहां 2.9 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित से ठीक हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर ब्राजील है। ये तीनों देश कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ब्राजील में इस समय सबसे ज्यादा नए केस मिल रहे हैं। शनिवार को यहाँ 48,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। भारत में यह संख्या 41,000 रही। अमेरिका काफी हद तक संक्रमण की रफ्तार पर काबू पा चुका है। शनिवार को यहाँ 14,000 नए मामले केस आए हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 6 जनवरी को 1 करोड़ और 13 मई को 2 करोड़ के पार हुई थी। यहाँ सबसे ज्यादा केस 61 लाख केस महाराष्ट्र में मिले हैं। हालांकि रिकवरी में भी यह राज्य सबसे आगे है। यहाँ 59 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। 20 लाख से ज्यादा रिकवरी वाले राज्यों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे।
वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। दिल्ली के कनवास कस्बे के दाता पंचायत क्षेत्र के गड़ा गांव में आज दोपहर को आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। बिजली गिरने के 4 किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। बिजली के कहर से 11 बकरियों ने भी दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना पर इलाकों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि घायल व मृतक बकरियां चराने के दौरान एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सूचना पाकर मौके पर उपखंड अधिकारी राजेश डागा, नायब तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कुशतपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक रामेश्वर, समाज सेवी पारस जैन, नरेंद्र सोनी अस्पताल पहुंचे। सभी मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया और घायलों के हाल जाने। गड़ा गांव के बच्चे रविवार को नदी के पास स्थित देवनारायण मंदिर के आसपास अपनी बकरियां चरा रहे थे। दोपहर में जैसे ही बारिश का दौर हुआ, फिर सभी बच्चे बकरियों को छोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी दौरान तेज गरजना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे बैठे सभी बच्चे अचेत हो गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि राहुल, फूलीबाई, विक्रम, विशाल व राकेश बंजारा घायल हो गए। हादसे के वक्त 3-4 अन्य बच्चे नदी में नहा रहे थे। नए विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जारी अटकलों के बीच रविवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगला विधानसभा अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी से ही होगा। यह पद कांग्रेस के नाना पटोले ने इस्तीफे के बाद से खाली है। राज्यपाल भगत सिंह किशोरियों ने जल्द से इसे भरने की बात कही है। हाल ही में हुए विधानसभा के मॉनसून अधिवेशन में अध्यक्ष पद का चुनाव कराए जाने की चर्चा थी, परंतु सत्र सिर्फ 2 ही दिन का था, इसलिए चुनाव नहीं हो पाया। रविवार को एनसीपी चीफ ने कहा, तीनों पार्टियों ने फैसला किया है कि नया विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस से ही होगा। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर जो भी फैसला करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। इससे पहले चर्चा थी कि शिवसेना विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना दावा ठोक सकती है। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने पर बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित करने के सवाल पर पवार ने कहा था कि जो उन्होंने विधानसभा में किया, उसके आधार पर कार्रवाई की गई। इसमें तुल देने वाला कुछ भी नहीं है, यह हो चुका है। 5 जुलाई को विधानसभा स्पीकर के चेंबर में पीठासीन अधिकारी से कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के मामले में 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। कोरोना के बीच 2 साल के अंतराल के बाद अहमदाबाद शहर में भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा आज निकल रही है। सुबह 4 बजे से मंगला आरती के साथ पारंपरिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंदिर परिसर में सोने की झाड़ू से रथ यात्रा शुरू करवाई। यह पहला ही मौका है जब भगवान जगन्नाथ जी की नग यात्रा में हाथी, घोड़ा, पालकी, बैंड बाजे और अखाड़ों को करतब देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ 120 खलासियों द्वारा खींचा जा रहा रथ इस समय 0.4 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और मात्र 1 घंटे में तीनों रथ खाड़ी इलाके पहुंच जाएंगे। यहाँ 5 मिनट के ब्रेक के बाद रथ आगे बढ़ेगा। जिन जिन इलाकों से भगवान की रथ यात्रा निकल रही है, वहां कर्फ्यू लगाया गया है, जिससे कि अन्य लोग रथ यात्रा में शामिल न हो सके और 500 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकियां बना रही है। भगवान की मंगला आरती के समय में ही मंदिर के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, गृह सचिव, राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा सहित लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना के कारण मंदिर परिसर में ही भगवान की रथ यात्रा हुई थी। रथ के विदा होने के बाद मुख्यमंत्री रूपाणी ने कहा था कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हो गई है। इसमें भगवान से आशीर्वाद लें कि वे हमें जल्द ही कोरोना महामारी से बाहर निकालें। देश में रविवार को 37,645 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। इस दौरान 39,674 लोग ठीक हुए और 720 की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 2,759 की कमी दर्ज की गई। हालांकि महाराष्ट्र में एक्टिव केस का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसमें स्थिरता आ रही है। ऐसे में अब यहाँ जल्द ही नए केस में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो सकता है। राज्य में रविवार को एक्टिव केस में 2,165 मामलों का उछाल आया, जिस आंकड़ों में यहाँ तो दिन में से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शनिवार को इसमें 1,739 की बढ़ोतरी हुई थी। देश में कोरोना को मात देने वाले
मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार हो गया है। रविवार रात तक 3 करोड़ 7 हजार लोग रिकवर हो चुके हैं। हालांकि एक्टिव केस कम होने की रफ्तार में कमी आई है। 6 दिनों से लगातार एक्टिव केसेस में 5000 से कम की गिरावट देखी जा रही है। 5 जुलाई को 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने शनिवार को प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश की हालत पर शनिवार को इमरान सरकार को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि उनका चुनाव चिन्ह अब क्रिकेट बैट की जगह चोर होना चाहिए। 2018 में उन्होंने क्रिकेट बैट के साथ चुनाव ही लोगों को धोखा दिया। रिपोर्ट के हवाले से न्यूज एजेंसी के मुताबिक मरियम ने कहा कि इमरान के नाम का जिक्र आते ही अब सिर्फ इस बात का ख्याल आता है कि कैसे इमरान पाकिस्तान की आवाम से आटा चीनी लूट रहा है। देश में आटा और चीनी के लिए लगाने वाली लंबी लंबी कतारों को कोई नहीं भूल सकता। मरियम ने इमरान के सवाल किया कि जो बुजुर्ग शख्स लाइन में खड़े थे और उन्हें सिर्फ 1.5 किलो चीनी दी गई, क्या 10 से 12 लोगों के घर में के लिए 1.5 किलो चीनी काफी हो सकती है? मरियम का बयान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के शारदा शहर में एक रैली दौरान आया। इमरान की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बेहतर बताते हुए मरियम ने कहा कि जब कोई नवाज शरीफ के बारे में सोचता है तो वह तरक्की को याद करता है। देश की आवाम तरक्की के राह पर ले जाने वाला नेता चाहिए। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।